जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपना YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग A6 को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग का यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट था और हम लोग यूनिट 2 को लेकर चल रहे थे, जिसमें यूनिट 2 में फ्रेंड्स हम लोग अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। और आज हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा ये तीसरा नंबर वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिट 2 में जो फ्रेंड्स हम लोग का था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो था वो था स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल। ठीक है, यानी कि पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है किसके, तो लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज स्किल पढ़ाने की शिक्षण विधियां। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो हम लोगों ने प्री लिस्टिंग के बारे में देखा था। अब उसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर वीडियो होगा इस यूनिट का और इसी के साथ ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ा तेजी में इसको करेंगे क्योंकि इसको समाप्त करना है। साथ ही साथ आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स कि जो एग्जाम का डेट है वो आ चुका है और जो फाइनल एग्जाम डेट है सेकेंड ईयर के लिए फाइनली बात करें तो हमारा 24 से स्टार्टिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, जो भी हमारे प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनके लिए। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें फ्रेंड्स हम लोग 2 स्किल के बारे में पढ़ रहे थे, लिसनिंग और स्पीकिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग इस लिसनिंग के बारे में देखा था। काफी हद तक हम लोगों ने लिसनिंग को समझा था कि श्रवण कौशल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको सीखते हैं, क्या क्या इसके वर्क हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा स्पीकिंग स्किल और कुछ इन दोनों के मिक्सअप में टॉपिक है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लर्निंग इंडिकेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लर्निंग इंडिकेटर्स समझिएगा अच्छे से, लर्निंग इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले आइए इसको बाइफरकेट करके समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो लर्निंग इंडिकेटर्स अगर बाइफरकेट करके समझने की बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, लर्निंग और दूसरा इंडिकेटर। ठीक है, लर्निंग का अगर सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो लर्निंग का अर्थ है सीखना, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अधिगम। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या अधिगम कर रहा है, क्या लर्निंग कर रहा है। इंडिकेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूचक बोल सकते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सूचना देने वाला। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो लर्निंग इंडिकेटर का क्या मतलब निकलेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन के साथ जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा कि सीखने का सूचक। यानी कि जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका जो छात्र है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या क्या सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ इंडिकेशन मिले, कुछ इंडिकेटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग इंडिकेटर। यानी कि वैसी बातें, वैसे पॉइंट या वैसे एस्पेक्ट बोल सकते हैं, वैसे कुछ भी बिंदु बोल सकते हैं जिससे शिक्षक ये पता चल जाए कि बच्चा सीख रहा है, बच्चा अधिगम कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लर्निंग इंडिकेटर। अर्थात लर्निंग इंडिकेटर इज अ मेथड थ्रू विच अ टीचर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट देयर स्टूडेंट लर्न। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं लर्निंग इंडिकेटर। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आगे कि ये जो लर्निंग इंडिकेटर होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा करिकुलम होता है वो 6 to 8 के लिए वर्क करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्लास 6 to 8 के लिए लर्निंग इंडिकेटर काम करता है। साथ ही साथ इसमें जो शिक्षक होता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। इसमें शिक्षक क्या करता है कि एक ओवरव्यू तैयार करता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि बच्चा क्या सीख रहा है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, प्लान तैयार करता है ताकि बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड कराया जा सके, अधिगम कराया जा सके। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा कितना प्रोग्रेस करता है। अर्थात लर्निंग इंडिकेटर्स कैन हेल्प टू डिटरमाइन और फाइंड आउट द प्रोग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। किसी भी स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेशन है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है वो, उसको फाइंड आउट करने के लिए लर्निंग इंडिकेटर का यूज किया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नोट्स आप लोग भी बनाते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बात करते हैं। तो लर्निंग इंडिकेटर्स हमारा यहाँ पे ओके है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिलेबस। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसके बारे में, 2 लाइन इसके बारे में, कुछ विशेष नहीं। सिलेबल आप लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स। सिलेबल क्या होता है, तो हम लोग बेसिकली पढ़े हैं ग्रामर में, एक्चुअली ये ग्रामेटिकल टर्म है सिलेबल। सिलेबल के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब कोई बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना तो उसको बच्चा क्या करता है, तोड़ कर पढ़ता है ताकि वो उसको उच्चारित कर सके, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए ये क्या करता है, सिलेबल मदद करता है। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के लिए तो एक वर्ड में यहाँ लिखता हूँ ब्यूटीफुल।
अगर किसी बच्चे को ये पढ़ने में या उच्चारण करने में दिक्कत आ रहा है तो बच्चा क्या करता है, सिलेबल का यूज करता है, और सिलेबल का यूज करके वो क्या करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाता है। जैसे ये जो बना आपका ब्यूटी एंड फुल, अर्थात ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेबल। अगर डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स तो सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड, मतलब हम जो भी बोलते हैं, हमारा जो भी साउंड निकलता है उसको क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज वे में लेकर जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेबल। अगर टाइप ऑफ सिलेबल की बात करें तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसका 4 प्रकार हो सकता है, देख लेते हैं कौन कौन। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो पहला प्रकार होता है सिलेबल का, उसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोसिलेबल, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल। सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसिलेबल, ठीक है, डाइसिलेबल, डाई यानी कि 2 होता है। तीसरे को बोलेंगे ट्राइसिलेबल और चौथे वाले को बोलेंगे पॉलीसिलेबल, ठीक है। तो 4 प्रकार का मुख्य रूप से सिलेबल होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल और पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल का मतलब होता है 3 से अधिक अगर कोई वर्ड हम तोड़ते हैं उसको और जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा पॉलीसिलेबल के अंतर्गत आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं और आज का जो अगला टॉपिक है वो है इंटोनेशन। ये छोटा छोटा वर्ड है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इंटोनेशन, ठीक है, इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि आवाज में क्या उतार चढ़ाव है, हम जो बोलते हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा फ्रेंड्स इसके लिए कि आपने एक सिंगर को देखा होगा, सिंगर क्या करता है, जब भी गाना गाता है तो उस गाने के दौरान वो क्या करता है, उतार चढ़ाव होता है, कब उसको तेज बोलना है, कब उसको धीमा बोलना है, अर्थात इंटोनेशन का मतलब क्या समझते हैं, उतार चढ़ाव, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पीकिंग से संबंधित है तो यहाँ पे हम जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एक इंटोनेशन होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो साउंड रहेगा ना, जो साउंड का इंटोनेशन रहेगा, उतार चढ़ाव मेरी आवाज का, वो एक जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है मैं कभी तेज बोलूं, हो सकता है मैं कभी धीमा हो जाऊं, ये डिपेंड करता है कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा मैटर क्या है, मेरा कंटेंट क्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटोनेशन, यानी कि आवाज का उतार चढ़ाव। जैसे फ्रेंड्स आप देखे होंगे क्रोध, जो बच्चे जब व्यक्ति को गुस्सा आता है या युद्ध करने जाता है, ठीक है ना, जब उसको गुस्सा आता है तो क्या होता है, उसका जो टोन होता है वो काफी ज्यादा लाउड हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि गुस्से में आवाज तेज हो जाता है। ये सब क्या इंटोनेशन है, यानी कि आवाज में उतार चढ़ाव को क्या बोलेंगे, इंटोनेशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड्स बोल सकते हैं एज पर द मैटर, ठीक है। अगला है रिम, ठीक है फ्रेंड्स, तो रिम बोलते हैं हम लोग। एक बार आप लोग इसका उच्चारण चेक कर लीजिएगा, RHYTHM, रिम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालमेल बोल सकते हैं, तालमेल, यानी कि किसी भी साउंड के साथ सामंजस्य बैठाना, उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, रिम बोलते हैं, ठीक है ना। रिम क्या होता है, तो यह एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड होता है, मतलब किसी भी साउंड को एक ही पैटर्न पे बार बार रिपीट करना ही क्या कहलाता है, रिम कहलाता है। आप देखे होंगे जब भी कोई गाना गाया जाता है या कोई कविता बनाई जाती है, कविता होता है, तो आप देखिए कि उसका फर्स्ट वर्ड और उसका लास्ट वर्ड दोनों क्या करता है, मैच करता है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है और सुनने में क्या होता है, आकर्षक लगता है, मतलब उस तालमेल बैठा दिया जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या करते हैं, मिला दिया जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, तो हम लोग रिम बोलते हैं। इट इज अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड, ठीक है ना, रेगुलर, कोई भी साउंड को अगर बार बार एक ही पैटर्न पे रिपीट किया जाए तो हमारा क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स रिम कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पोस्ट लिसनिंग, ठीक है। अगर पोस्ट लिसनिंग की बात करें फ्रेंड्स, पोस्ट लिसनिंग राइटिंग फ्रेंड्स मेरा काफी अच्छा है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये पोस्ट लिसनिंग लिखा हुआ है। फ्रेंड्स पोस्ट लिसनिंग को समझने के लिए आइए उसको तोड़ के समझते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड है, देख सकते हैं, एक है पोस्ट और एक है लिसनिंग। एक्चुअली ये पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा उसमें मैंने प्री लिसनिंग के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने प्री का मतलब क्या बताया था, पहले, प्री का मतलब पहले, यहाँ पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और लिसनिंग का मतलब तो आप लोग जाने रहे, सुनना, यानी कि ये जो पोस्ट लिसनिंग का जो वर्किंग होगा ये क्या कब होगा, तो प्री लिसनिंग के जस्ट बाद होता है। मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्री लिसनिंग के बारे में कि बच्चा क्या करता है कि सुनने से पहले जो योजना बनाता है, सुनने से पहले जब शिक्षक उसको तैयार करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, प्री लिसनिंग बोला था। अब जब बच्चा किसी चीज को सुन लेता है, शिक्षक को सुन लेता है या किसी टॉपिक को सुन लेता है, किसी मैटर को सुन लेता है, तो सुनने के बाद वो क्या क्या प्रतिक्रिया देता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट लिसनिंग।
यानी कि प्री लिसनिंग के बाद का जो एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, तो पोस्ट लिसनिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ टास्क व्हिच मेन एम इज टू हेल्प स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन अ लिसनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि प्री लिसनिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है उसको ये क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। आपने क्या सुना है पहले वो रिफ्लेक्ट होगा किससे, तो पोस्ट लिसनिंग के मदद से। इसमें शिक्षक को जो फायदा होता है कि वो आपने क्या सुना है, आपने कैसे सुना है, आपका लिसनिंग कैसा रहा है उसके बारे में उसको पता चल जाता है, तो ये शिक्षक को मदद करता है। ठीक है फ्रेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट लिसनिंग। बात करते हैं अगला पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज, यानी कि कौन कौन से एक्टिविटीज है पोस्ट लिसनिंग के, एक एक करके समझ लेते हैं। कोई विशेष डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है हम लोग के लिए, थोड़ा सा अगर आप लोग समझने का प्रयास करें तो, है ना। आइए तो देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज के, कौन कौन सा है। तो पहला है चेक एंड समराइजिंग, यानी कि बच्चा जब प्री लिसनिंग करके आता है तो टीचर क्या करता है, उसको चेक करता है कि बच्चे ने कितना समझा है, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग रहा है। साथ ही साथ वो उसको बोलता है समराइज करो। अगर बच्चे ने अच्छे से सुना होगा तो बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक को समराइज कर देगा, उसका सारांश लिख देगा। शिक्षक बोलता है कि आपने जो भी टॉपिक सुना उसका सारांश बोलिए या लिखिए। ठीक है, ये एक्टिविटीज होता है कब, तो पोस्ट लिसनिंग में। दूसरा है डिस्कशन, यानी कि जब बच्चा प्री लिसनिंग कर लेता है तब शिक्षक उसको क्या करता है, क्लास में डिस्कशन करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है, जिसमें छात्र मिलकर आपस में क्या करते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ये भी प्रोसेस जो है, ये भी जो एक्टिविटी है वो क्या होता है, तो प्री लिसनिंग के जस्ट बाद होता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को टीचर ने अलग अलग पैसेज दिया, दोनों बच्चों को टीचर ने अलग अलग पैसेज को समझाया। अब समझाने के बाद टीचर बोलता है कि चलो आप लोग आपस में इसको इंटरचेंज करो, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करो। दोनों छात्र क्या करते हैं, अपनी अपनी समझ को एक दूसरे के सामने रखते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं। दैट एक्टिविटीज इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, चौथा है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, क्योंकि बच्चा जब किसी चीज को सुनता है, अच्छे तरीके से सुनता है, उसका प्री लिसनिंग बेटर रहता है, तब जाके वो क्या करता है, उस चीज का समस्या का समाधान करता है। मान के चलिए वो पैसेज पढ़ रहा है, अगर वो पैसेज टीचर के द्वारा अच्छे से सुना है, समझा है, उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर रहा उस पैसेज के प्रति, तो वो उस पैसेज से संबंधित जो भी समस्या होगा, जो भी प्रश्न होंगे, उसका सही सही क्या करेगा, तो जवाब देगा। मतलब बोल सकते हैं कि उसका समाधान वो कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज भी आता है। अगला है टेस्ट योर क्लासमेट्स। इसमें शिक्षक बच्चों को क्या करता है, सारे बच्चों को कहता है कि भाई आप लोग अपना एक सेट बनाइए क्वेश्चंस का, चाहे वो MCQs हो, चाहे कुछ भी हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या ट्रू एंड फॉल्स हो, यस और नो क्वेश्चन हो। इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं क्वेश्चन का सारे बच्चे, और बारी बारी से सारे क्लास से उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूछते हैं। ये एक्टिविटीज भी कब आता है, तो पोस्ट लिसनिंग के अंतर्गत आता है। छठा जो है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जब बच्चा प्री लिसनिंग कर लेता है, अर्थात जब वो पोस्ट लिसनिंग में आता है, तब उस पैसेज या टॉपिक से संबंधित जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आता है उसके बारे में उससे पूछताछ की जाती है और उसका सही सही जवाब होता है। सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स का मतलब होता है वही समझाती है, एक ही वर्ड के अनेक वर्ड जो होते हैं उसको सिनोनिम्स बोलते हैं। और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जैसे आग का पानी उल्टा जो होता है ना, उसको हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है राइट शॉर्ट नोट। बच्चा जब प्री लिसनिंग करके पोस्ट लिसनिंग में आता है, तब शिक्षक बच्चे को बोलता है कि भाई आप उस मैटर पे, उस टॉपिक पे क्या करो, एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ। ठीक है, ये एक्टिविटीज हम लोग सब क्या कर सकते हैं, तो पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारा स्पीकिंग। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये स्पीकिंग स्किल। ठीक है, स्पीकिंग स्किल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मौखिक कौशल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और क्या नाम से पहचानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओरल स्किल। इसको ओरल स्किल के नाम से भी जाना जाता है। हमने लिसनिंग स्किल के बारे में क्या बताया था, लिसनिंग स्किल को क्या बोले थे हमने, ओरल स्किल। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AURAL, दैट इज ओरल स्किल। लेकिन स्पीकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरल स्किल। साथ ही साथ लिसनिंग स्किल को मैंने रिसेप्टिव बोला था, क्योंकि उसमें रिसीव किया जाता है, जबकि स्पीकिंग स्किल में क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल। इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है कि यहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, किसी चीज का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए स्पीकिंग स्किल को प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है। इसको उत्पादनात्मक हिंदी में बोलते हैं, उत्पादनात्मक
कौशल बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ क्या करता है, उत्पादन करता है। साथ ही साथ हम लोग इसको एक्टिव स्किल के कैटेगरी में भी रख सकते हैं, एक्टिव स्किल, क्योंकि ये स्पीकिंग जो है वो एक्टिव स्किल में आता है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव होके बोलता है, ठीक है, इसको एक्टिव स्किल भी कहा जाता है। इसको एक्सप्रेसिव स्किल भी कह सकते हैं, इसका एक अन्य नाम याद रखिएगा, एक्सप्रेसिव, यानी कि एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिव स्किल। स्पीकिंग में क्या होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को रखते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, इसीलिए इसको एक्सप्रेसिव स्किल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आएगा आपको स्पीकिंग स्किल के बारे में। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, जिसमें हम आपस में दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में। अगला जो है हमारा वह है एम ऑफ ओरल स्किल। ठीक है, यानी कि एम क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्यों बोलना सीखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर गोल। ठीक है ना, ओरल स्किल के कौन कौन से लक्ष्य है, तो मैं 2-3 लक्ष्य लिखा, आप भी लिख सकते हैं। पहला है टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का एक आदत बनाना, है ना। जैसे मान लीजिए मदर लैंग्वेज की बात करें, मदर टंग, मातृभाषा, तो ये तो बच्चा जन्मजात तो मतलब अर्जित करता है। चौमस्की ने भी कहा था कि मदर टंग, मदर लैंग्वेज इज इननेट कैपेबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी कि जो मातृभाषा होता है वो बच्चे क्या होता है, अर्जित होता है, जन्मजात क्षमता होता है। लेकिन जो इंग्लिश है, जिसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, तो इसके लिए एक हैबिट बनाने की आवश्यकता पड़ता है, आदत मिलाना होगा, तब जाके बच्चा कहीं ना कहीं इसको सीख पाएगा। दूसरा है टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, यानी कि अगर आपको स्पीकिंग स्किल बेटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए नए शब्द का निर्माण करना होगा। निर्माण मतलब उसको अपने हैबिट में लाना होगा, बार बार उसको बोलने का प्रयास करना होगा। टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, शिक्षक नए नए आइडिया बच्चों के सामने दे ताकि बच्चे उस चीज को एक्सप्रेस कर पाए बोल के, तब जाके उनका जो ओरल स्किल होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। ये भी इसका एम है। आगे बात करते हैं टेक्निक्स टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग स्किल को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको विकसित कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है सस्वर वाचन, यानी कि जोर जोर से पढ़िए तो आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो बेटर हो सकता है। पोएम रीडिंग, कविता पढ़िए, है ना। बच्चे को देखते हैं उसको गिनती वगैरह कैसे सिखाया जाता है, कविता के रूप में सिखाता है, वो एकदम सुर ताल में बोलते चला जाएगा 100 तक। तो पोएम रीडिंग से भी क्या होता है, स्पीकिंग स्किल बेटर होता है। तीसरा है पिक्चर डिक्टेशन, यानी कि चित्र वर्णन। बच्चे के सामने कोई चित्र दे दीजिए और उसको बोलिए कि भाई इसका बारे में आप बताओ, तो वो बच्चा क्या करता है, उस चीज के बारे में वर्णन करता है, वो देखता है, उसके बारे में बताता है। इससे भी क्या होता है, स्पीकिंग स्किल बच्चे का डेवलप होता है। कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन में आपस में लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करने के लिए ऑटोमेटिकली उसका स्पीकिंग स्किल बेटर होगा ही होगा। डिबेट्स, यानी कि वाद विवाद हो गया। वाद विवाद फ्रेंड्स ये झगड़ा वाला वाद विवाद नहीं है, ये डिस्कशन बोल सकते हैं हम लोग, इसको जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। मतलब किसी टॉपिक पे 2 ग्रुप बना दिए गए, उन दोनों के बीच में डिबेट हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, उसमें भी ये हमारा जो स्पीकिंग स्किल है वो हमारा बेटर होता है। स्पीच, किसी मंच पे आपको बोलने का मौका दिया जाए, जैसे नरेंद्र मोदी का आपने देखा तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है, तो कहने के उनके स्पीकिंग स्किल बहुत बेटर है, तभी जाके वो इतने बड़े समूह को क्या करते हैं, संबोधित कर पाते हैं। तो भाषण के माध्यम से भी बच्चे में क्या होता है, तो स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है एक्ट या ड्रामा, किसी भी नाटक या मंच के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और है फ्रेंड्स, प्रोज और पोएम या पोएट्री। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स। जो प्रोज होता है ना, जैसे पोएट्री की बात करें तो जो पोएट्री होता है उसमें हम लोग क्या था, आनंद आता है, मतलब वो प्लेजर के लिए किया जाता है, उसमें मजा आता है। जबकि जो प्रोज होता है इसमें हमारा ग्रामेटिकल मतलब जो व्याकरणिक सुधार होता है वो सब होता है। देख लीजिएगा इसको, दोनों में डिफरेंस 1-2 नंबर का पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। अगला जो है हम लोग का वो है असेसमेंट टूल टेक्निक। असेसमेंट का मतलब होता है जांचना, ठीक है फ्रेंड्स, असेसमेंट का मतलब होता है जांचना या पता लगाना। तो कौन कौन सा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग इस चीज को जांच सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे असेसमेंट आप लोग भी दिए होंगे, जो भी प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में होंगे, तो वहाँ पे जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, असेसमेंट ही तो होते हैं। बच्चे का जांचना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, कितना सीखा है।
चाहे वो MCQs की बात करें या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, और भी पॉइंट्स है जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया या मौखिक आपसे कोई सवाल जवाब कर लिया गया, बाहर से इंटरव्यूअर आते हैं, ठीक है, वो आपके बारे में पता करते हैं, या पीयर डिस्कशन हो गया, पीयर मतलब वही समूह में बहुत सारे किसी बात को लेकर डिस्कशन होता है, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, ये सब टूल टेक्निक्स है। पिक्चर डिक्टेशन हो गया, एसे दे दिए लिखने के लिए किसी टॉपिक पे, लेटर राइटिंग हो गया, ये सब क्या असेसमेंट है ना, पता लगाने के लिए कि हमने क्या सिखाया और बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है। अगला है लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान का मतलब होता है फ्रेंड्स सीखने की योजना, लर्निंग प्लान, ठीक है, इसको हिंदी में याद रखिएगा, सीखने की योजना, सीखने की योजना। तो नाम से फ्रेंड्स समझ सकते हैं, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम और प्लान का मतलब होता है हमने कोई क्या प्लान बनाया। यानी कि शिक्षक जब क्लास में जाता है तो वो क्या करता है, अपने लिए एक प्लानिंग तय करता है कि भाई क्लास में जाने से पहले वो तय करता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से टेक्निक का यूज करना है, कौन कौन से टूल्स का यूज करना है, कौन कौन से TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मेथड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन कौन सा उसके पास मटेरियल है जिसकी मदद से वो बच्चों को आज अधिगम कराएगा। ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, तो लर्निंग प्लान के अंतर्गत आती है। अब जो सीखने की योजना है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर शिक्षक के लिए और फिर स्टूडेंट के लिए। इसमें शिक्षक क्या करता है कि डेली लाइफ से कनेक्ट करके सिलेबस को या पाठ्यक्रम को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। और NCF 2005 के अनुसार पढ़े भी होंगे कि NCF 2005 होता है, वो इस चीज पर बल देता है कि जो क्लासरूम का जो भी मैटर है, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए। तो शिक्षक कहीं ना कहीं इस लर्निंग प्लान के अंतर्गत इस चीज का खासा ध्यान रखता है कि जो भी प्लानिंग वो कर रहा है शिक्षा अधिगम के लिए, वो इस चीज का ध्यान रखते हुए कि वो रियल लाइफ से जरूर कनेक्टेड हो, ठीक है ना। और इसमें शिक्षक जो है जब क्लास में जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखता है कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें वो अपने माइंड में सेट करके जाता है। अगर बात करें कि कौन कौन से इसके आधार है लर्निंग प्लान के, तो फ्रेंड्स आधार की बात करें तो वातावरण हो सकता है, जाति हो सकता है, रंग हो सकता है, संस्कृति हो सकता है, अर्थव्यवस्था हो सकता है, सामाजिक स्तर हो सकता है, भेदभाव, इस सब में क्या होता है, ये इसका आधार है। इसी को कम करना है, इसको कम करने के बाद ही हम लर्निंग प्लान को सक्सेसफुली कर सकते हैं पूरा, ठीक है। इसके बेनिफिट की बात करें तो मैंने ये बताया कि बेनिफिट बहुत सारे भाई, कि शिक्षक रियल लाइफ से कनेक्ट करे, जो भी टीचिंग हो वो परफेक्ट हो, बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, सही तरीके से अधिगम हो, वहाँ पे उनको मजा एंजॉयमेंट हो, वो रियल चीज़ों से कनेक्ट करके देखा, रियल लाइफ में जो हो रहा है अगर उस चीज़ से कनेक्ट करके देखा जाए तो बच्चे को मजा भी आएगा, बच्चे खुद करके एक्सपीरियंस करेंगे, बच्चे को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बताने को, क्योंकि शिक्षक पहले से ही प्रिपेयर करके जाता है कि क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट है, आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो लेक्चर 3 था खासकर यूनिट 2 के लिए, तो आज पूरी तरह समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।